आज की अपनी हम इस वीडियो में भारत के स्थित एवं विस्तार को समझेंगे। साथ में भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत का मानक जो समय रेखा है वो किन किन राज्यों से गुजरती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है या प्रायद्वीपीय भारत है उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और साथ में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की भी हम चर्चा करेंगे। और पड़ोसी देशों में कौन कौन से देश हैं जो स्थल के साथ और जल के साथ या दोनों के साथ हमारे देश के साथ सीमाएं बनाते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत की अक्षांशी और देशांतरी स्थिति क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। तो भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो है किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो है गौर माता जो गुजरात में स्थित है। उत्तरी जो बिंदु है वो है इंदिराकाल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में स्थित है। लेकिन अगर मूल स्थली भाग की बात की जाए तो भारत की जो शुरुआत होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से होती है जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ये तो हमारे भारत की भौगोलिक अक्षांशी और देशांतरी स्थित हो गई। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 3314 किलोमीटर है। अब भारत में जो किनारे किनारे हमारी सीमा है वो टोटल जो सीमा हमारी है वो 22,716.6 किलोमीटर सीमा है पूरे भारत की। उसमें कुछ सीमा स्थलीय है और कुछ सीमा जलीय है। तो पहले स्थलीय भाग की हम बात करते हैं। स्थलीय भाग में ताप्ती के मुहाने के ऊपर से गुजरात में, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहाँ तक का जो भाग है, कहने का तात्पर्य गुजरात में ताप्ती के मुहाने से ऊपर से लेके और राजस्थान, जम्मू कश्मीर होते हुए, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए ये सीधे चला जाता है पूरा हिमालय का जो क्षेत्र है मिजोरम तक। स्थलीय भाग है ये स्थल से जुड़ा है और सीमा बनाता है। इसकी जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। यानी जो स्थलीय सीमा हमारी है वो 15,200 किलोमीटर है। अब हम जलीय सीमा की बात करते हैं। जो जलीय सीमा हमारी है वह गुजरात में ताप्ती के मुहाने से शुरू होती है और वो गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा,
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल तक ये आता है। मतलब गुजरात से लेके हम पश्चिम बंगाल तक समुद्र के किनारे किनारे जो हमारी तट रेखा है वो 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर उस तट रेखा में हम द्वीपों को जोड़ देते हैं तो हमारी जो टोटल तट रेखा बन जाती है, जलीय सीमा, वो 7516.6 किलोमीटर बन जाती है। और जब हम स्थलीय और जलीय दोनों सीमा को मिला देते हैं तो हमारी जो कुल सीमा हो जाती है वो 22,716.6 किलोमीटर हमारी कुल सीमा हो जाती है। उसमें प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि भारत के कितने राज्यों में जलीय सीमा है, तो आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो जलीय सीमा की शुरुआत होती है गुजरात में होती है, जहाँ पर ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर हमारे भारत के पश्चिम में है अरब सागर, और बंगाल की खाड़ी हमारे देश के पूरब में है, और दक्षिण में हिंद महासागर है, और ऊपर की तरफ हिमालय पर्वत है। तो सबसे पहले हम जो तटीय सीमा है, सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा है वो गुजरात की है। करीब 1600 किलोमीटर एक लंबी तटरेखा गुजरात के पास है। लेकिन अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो तट रेखा है वो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है। उसके पास करीब 1922 किलोमीटर की तट रेखा है। लेकिन हम जब राज्यों की बात करेंगे तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला के बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है। हमारे भारत के जो 9 राज्य हैं वो उनके पास तट रेखा है। तो आइए उन राज्यों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुजरात से, क्योंकि गुजरात के पास राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा है। तो गुजरात के नीचे जब हम जाएंगे तो महाराष्ट्र के फिर नीचे जाएंगे तो गोवा के नीचे आएंगे तो कर्नाटक से नीचे आएंगे तो केरल, और केरल, ये गुजरात से लेके जो केरल का क्षेत्र है ये अरब सागर के किनारे किनारे, और केरल से जब नीचे जाएंगे तो तमिलनाडु, जो तमिलनाडु है वो हिंद महासागर में आता है। सबसे नीचे कन्याकुमारी। तो जो गुजरात से लेके और केरल तक का क्षेत्र है इसको हम पश्चिमी घाट भी बोलते हैं या सह्याद्री भी बोलते हैं। अब उसके बाद जब हम तमिलनाडु से बंगाल की खाड़ी की तरफ चलते हैं तो उसको हम पूर्वी घाट कहते हैं। देखो उसमें कौन कौन से राज्य हैं जो तट रेखा बनाते हैं। उसमें तमिलनाडु के बाद आता है आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद हमारा पश्चिम बंगाल। तो इस तरह जो 9 राज्य हैं वो तट रेखा पर स्थित हैं। उसमें नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, और नंबर 8 उड़ीसा, और नंबर 9 पश्चिम बंगाल। ये जो 9 राज्य हैं ये तट रेखा पर स्थित हैं, और सबसे ज़्यादा जो तट रेखा की लंबाई है वह गुजरात के पास में है। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में मिला के पूछे तो सबसे ज़्यादा तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के पास में है, और अगर सिर्फ राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक जो सीमा है वो गुजरात राज्य के पास में है। तो आइए इसमें थोड़ा से और समझने का प्रयास करते हैं। जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट जो गुजरात से शुरू होता है और तमिलनाडु तक आता है, उसको कई भागों में बांट दिया गया है। जैसे गुजरात से लेके गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं,
गोवा से मैंगलोर जो कर्नाटक में है वहाँ तक के क्षेत्र को केनरा तट कहते हैं, और मैंगलोर से लेके केरल तक के बीच को मालाबार तट कहते हैं। या एक और दूसरी तरह से इसका वर्गीकरण करते हैं, गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक के क्षेत्र को कठियावाड़ तट कहते हैं, और महाराष्ट्र से गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं, और गोवा से लेके केरल तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। ये हम बात कर रहे हैं अरब सागर के क्षेत्र में। जो हमारा पश्चिमी घाट है वो अरब सागर के किनारे किनारे स्थित है, जिसमें एक बड़ा शहर मुंबई भी स्थित है जो सालसेट द्वीप पर स्थित है। अब लेकिन जब हम पूरब के क्षेत्र की हम बात करते हैं, जिस तरफ हमारा कलकत्ता स्थित है बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में, उसमें उसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। अब उसमें देखिए कौन कौन से राज्य शामिल हैं। उसमें जब हम केरल से आंध्रा के, जो केरल से और आंध्र प्रदेश के बीच के जो क्षेत्र को, उसको कोरोमंडल तट कहते हैं, और आंध्र प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल तक उसके क्षेत्र को हम कहते हैं उत्तरी सर्कल। तो जो ये पश्चिम बंगाल से लेके और तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र पूर्वी घाट कहलाता है, और जो गुजरात से लेके केरल तक का क्षेत्र है ये वाला पश्चिमी घाट कहलाता है। पूर्वी घाट बहुत कटा फटा है, वो निरंतर नहीं है। वहाँ की जो प्रायः द्वीप भाग की जो नदियाँ हैं, जिसमें 4 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जो उसको बहुत ज़्यादा काट दिया है। उन नदियों में है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। ये चारों नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। इसमें कावेरी तमिलनाडु का डेल्टा बनाती है, कृष्णा और गोदावरी आंध्र प्रदेश का डेल्टा बनाती है, और महानदी उड़ीसा का डेल्टा बनाती है। ये डेल्टा क्यों बनाती हैं? जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो नदियाँ, उन नदियों का जो ढाल है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ धीमा ढाल है, मंद ढाल है, जिसके कारण ये नदियाँ अपने साथ जो पानी लाती हैं और वो पानी को जब बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं तो उनकी जो गति है वो मंद हो जाती है, और जब नदियों का पानी समुद्र से मिलता है तो लहरों के कारण वो पानी कई भागों में बट जाता है, और बटने से वहाँ पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है, और जो नदियाँ अपने साथ अवशेष लाती हैं उसको वहीं पर जमा देती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। और यह डेल्टा में नई मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, जिसमें धान की फसल बहुत अच्छी होती है। ये बहुत उपजाऊ है और यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। जबकि पश्चिमी जो घाट है, जो गुजरात से लेकर केरल तक का क्षेत्र है, जो अरब सागर के समांतर है, इसमें जो नदियों का ढाल है बहुत तीव्र है। ये नदियाँ अपने जल को बहुत तीव्रता से अरब सागर में गिराती हैं, और जब अरब सागर में अपने जल को गिराती हैं तो समुद्र के जल को दूर हटा देती हैं, जिससे वहाँ पे ज्वार नद बन जाता है या एस्चुअरी बन जाती है। कहने का तात्पर्य, जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वह एस्चुअरी या ज्वार नद मुख बनाती हैं, क्योंकि उन नदियों का ढाल तीव्र होता है और बड़ी तेजी से अपने पानी को सागर में गिराती हैं, अरब सागर में। जबकि पूर्वी घाट की नदियों की जो ढाल होती है वो मंद होती है, वो धीमे गति से आती हैं, इसीलिए वो डेल्टा बनाती हैं। तो पश्चिमी घाट की नदियों को एक बार देख लेते हैं, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, माही। माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। घग्गर, कर्नाटक में बहने वाली नदी शरावती, गोवा की मांडवी और ज्वारी, और केरल की भरतपुजा एवं पेरियार। ये सारी नदियाँ बहुत तेजी से अपने जल को अरब सागर में गिराती हैं। भरतपुजा केरल की सबसे बड़ी नदी भी है।
तो पश्चिमी घाट की नदियाँ तीव्र ढाल के साथ और बड़ी ऊंचाई से अपने जल को सागर में गिराती हैं, इसलिए ये एस्चुअरी बनाती हैं या ज्वार नद मुख बनाती हैं। इसीलिए जो कांडला बंदरगाह है एक ज्वारी बंदरगाह है। जबकि जो पूर्वी घाट की नदियां हैं वो अपनी मंद गति के कारण वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और पूर्वी घाट में जो बंदरगाह हैं वो बहुत अच्छे पोत्राशय नहीं बन पाते हैं, मतलब उसमें जो डेल्टा होने के कारण उनका अच्छे से ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है। अब हम और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि कर्क रेखा हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में है, जिसे कर्क रेखा या कैंसर लाइन बोलते हैं, ये पश्चिम में गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही स्थित है। अब इसके बाद भारत की मानक समय रेखा के बारे में जान लेते हैं। जो भारत की मानक समय रेखा है जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो आइए देखते हैं कि हमारी जो मानक समय रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। यानी हमारी मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो हमारे देश के में जो सीमाएं बनाते हैं या हमारे देश के साथ जो हमारे जो दूसरे देश हैं वो सीमा बनाते हैं, ऐसे देशों की संख्या 11 है जो स्थलीय रूप से या जलीय रूप से हमारे देश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बांग्लादेश की बात करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है जो हमारे देश के साथ सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये 4096.7 किलोमीटर एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ये सीमा 5 राज्यों के साथ बनाता है। उसमें से जो 5 राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं उसमें है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। उसमें बांग्लादेश और त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 ओर से घेरा हुआ है और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो रेखा खींची गई थी उसे जीरो लाइन या शून्य रेखा की उपमा दी गई है। अब दूसरा अपना पड़ोसी देश देखते हैं, चीन। चीन दूसरा हमारा पड़ोसी देश है जो 3488 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो भारत के 4 राज्यों के साथ और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 4 राज्य हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और भारत और चीन के साथ जो सीमा रेखा खींची गई थी 27 अप्रैल 1914 को, उसका नाम है मैकमोहन रेखा, जो चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में खींची गई है।
तीसरा हमारा देश है पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी देश है। कभी भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को बंटवारा हो गया तो वो एक अलग देश बन गया। ये हमारे देश के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रूप में और 3 राज्य हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं। उन राज्यों में गुजरात है, राजस्थान है और पंजाब है। ये 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर इसके साथ सीमा बनाता है। अगला हमारा जो पड़ोसी देश है वो है नेपाल। नेपाल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। इन 5 राज्यों के साथ नेपाल भी अपनी सीमा बनाता है 1751 किलोमीटर की। अगला हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में है। ये 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है। इसमें जो राज्य सीमा इसके साथ बनाते हैं उसमें 4 राज्य हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये सीमा बनाते हैं और भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा के रूप में कुछ पहाड़ियां हैं जो सीमा का निर्धारण करती हैं। उन पहाड़ियों में है अराकान की पहाड़ियां, पटकाई पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, योमा पहाड़ियां। इस तरह की जो पहाड़ियां हैं वो मिसमी पहाड़ियां, ये सीमा बनाती हैं भारत और म्यांमार के बीच में। अगला हमारा जो पड़ोसी देश है वो भूटान है। भूटान 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इससे भी 4 राज्य सीमा बनाते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम इसके साथ सीमा बनाते हैं। और अगला राज्य है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी भारत के साथ में एक छोटी सी सीमा 106 किलोमीटर की बनाती है, जो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ अपनी सीमा बनाती है। तो ये 7 ऐसे देश हैं जो स्थल से हमारे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उसके साथ कुछ और देश हैं जो जलीय क्षेत्र में अपनी सीमा बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे देश हैं जो हमारे देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा जल के माध्यम से बनाते हैं। तो उसमें नंबर 1 श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये 4 ऐसे जो देश हैं जो जलीय सीमा हमारे देश के साथ में बनाते हैं। तो इस तरह कुल 11 देश हैं जो हमारे देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें 4 देश स्थलीय रूप से सीमा बनाते हैं, जिसमें चीन, नेपाल और भूटान ये स्थलीय भाग से सीमा बनाते हैं। और 4 ऐसे देश हैं जो जलीय क्षेत्र में सीमा बनाते हैं, जिसमें श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव और इंडोनेशिया। और उसके बाद 3 ऐसे देश हैं जो स्थल के साथ भी सीमा बनाते हैं और जल के साथ भी सीमा बनाते हैं। वह देश हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश और तीसरा है म्यांमार। ये 3 ऐसे देश हैं जो स्थल से भी सीमा बनाते हैं और जल से भी सीमा बनाते हैं। तो ये हो गई हमारी सीमाएं। अब थोड़ा समुद्रों में भी देख लें कि हमारी कुछ सीमाएं समुद्रों में होती हैं। समुद्रों में समुद्र के जो किनारे होते हैं, जो हमारे तट होते हैं, वो बहुत कटे फटे होते हैं। कोई बहुत बाहर निकल आता है समुद्र की तरफ, कोई तट की तरफ अंदर तरफ हो जाता है। तो तटों को मिलाकर एक आधार रेखा खींच दी जाती है। उस आधार रेखा के अंदर जो पानी का
क्षेत्र होता है, जो समुद्र का क्षेत्र होता है, उसे आंतरिक जल क्षेत्र कहते हैं। और आधार रेखा से जब हम 12 समुद्री मूल मील अंदर की तरफ सागर की तरफ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। फिर आधार रेखा से जब हम 24 समुद्री मील तक जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं संघनल क्षेत्र। और या उसके बाद जब हम आधार रेखा से हम 200 समुद्री मील और अंदर में जाते हैं तो उसको बोलते हैं अनन्य क्षेत्र। और मतलब आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक पर उस देश का अधिकार होता है जिस देश की वो सीमा में आता है। वहाँ के सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करना, उसकी साफ सफाई करने का उसका पूरा अधिकार होता है। और अगर किसी दूसरे देश का उसमें जहाज वगैरह आता है तो उस पर कर वगैरह लगाना उसके अधिकार क्षेत्र में रहता है। पूरा मतलब वित्तीय क्षेत्र उसके पास में रहता है। अगर कोई संसाधन उसमें है तो उसका वो दोहन भी कर सकता है। लेकिन अगर आधार रेखा से 200 समुद्री मील से आगे का जो समुद्र होता है उसको खुला क्षेत्र कहते हैं, उस पर सभी का अधिकार होता है। तो ये तो हो गई हमारी सीमाओं की बात में। अब हम और जानने का प्रयास करते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं। इस समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में भारत में हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हो जाने के बाद जो हमारे देश में राज्यों की संख्या है वो हो गई है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 8। वैसे हो तो 9 गए थे, लेकिन दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला के एक कर दिया गया है 26 जनवरी 2020 में। इसलिए अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है और राज्यों की संख्या 28 हो गई है। तो ये राज्यों की बात हो गई है। और अब बात करते हैं देश में। तो देश में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। और क्षेत्रफल में सबसे जो छोटा राज्य है वो गोवा है। जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या में जो सबसे बड़ा प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा जो जनसंख्या में प्रदेश है वो है सिक्किम है। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में इस समय 640 जिले हैं, जिसमें सबसे बड़ा जिला है वह है गुजरात का कच्छ जिला। और जो सबसे छोटा जिला है वो पांडिचेरी का में माहे जिला सबसे छोटा जिला है। वर्तमान में भारत में 6,41,000 गांव हैं, यानी भारत आज भी गांवों का ही देश है। एक पांडिचेरी के बारे में भी थोड़ा से पढ़ लेते हैं कि पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो तमिलनाडु के पास में स्थित है। पांडिचेरी में 4 जिले हैं और उन चारों जिलों की जो भौगोलिक स्थित है वो भूभाग अलग अलग हैं। तो उसमें वो चारों जब आपस में मिलते हैं तो पांडिचेरी बनता है। तो पांडिचेरी की जो मुख्य भूमि है वो तो पांडिचेरी ही है जो तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। दूसरा उसका जिला है कराईकल जो तमिलनाडु की सीमा में है। तीसरा यनम जो आंध्र प्रदेश की सीमा में है और चौथा माहे जो केरल की सीमा में है। इस तरह पांडिचेरी, कराईकल, यनम और माहे मिलके पांडिचेरी राज्य का गठन करते हैं और वह एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये हो गया हमारा मोटा मोटा भारत के बारे में। अभी इसमें बहुत
सारी और भी चीज़ें हैं। भारत को समझने के लिए या उसकी भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए जब तक आपके पास मानचित्र नहीं होगा तो उनको आप बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते, इसलिए मानचित्र का होना अति आवश्यक है। आइए भारत के कुछ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों को भी जानने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं ऊपर से उत्तर की दिशा में। सबसे पहले हम प्रदेश की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को हम बाद में पढ़ेंगे। तो प्रदेश में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला है। फिर पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। बिहार, बिहार की राजधानी पटना है। झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। फिर हम आ जाते हैं तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। फिर आ जाते हैं उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। गोवा की राजधानी पणजी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। अब इसके बाद हम पूर्वोत्तर के भागों में चलते हैं। पूर्वोत्तर में 7 ऐसे राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है, उनको देख लेते हैं। उसमें असम, असम की राजधानी दिसपुर। फिर मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलांग। अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर। फिर नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। फिर मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल। और त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तो ये पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है। और इसमें एक राज्य और सिक्किम जोड़ देते हैं जिसकी राजधानी गंगटोक है। तो पूर्वोत्तर में 8 राज्य हो जाते हैं। तो ये हैं 8 राज्य और उनकी राजधानियाँ। इसको दोबारा करके अगर वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ें आसानी से आपको याद हो जाएंगी। अब उसके बाद ये 28 राज्य हो गए। अब उसके बाद हम 8 के केंद्र शासित प्रदेश को जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले देखते हैं कि हिमालय क्षेत्र में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हमारे स्थित हैं। तो उसमें अभी 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं जम्मू कश्मीर राज्य को का पुनर्गठन करके, जिसमें एक बना दिया गया है जम्मू एवं कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर और दूसरा लद्दाख जिसकी राजधानी लेह। फिर मैदानी क्षेत्रों में भी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक तो दिल्ली है जो भारत देश की भी राजधानी है और दूसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ की राजधानी ही चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ एक ऐसी राजधानी है जो 2 प्रदेशों की, पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की भी राजधानी चंडीगढ़ है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि हमारे सागरों में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसमें अरब सागर में देख लेते हैं। अरब सागर में है लक्षद्वीप जिसको अरब सागर का पुत्र भी कहा जाता है। तो लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। दूसरा है दमन और दीव। दमन और दीव जो गुजरात के पास में है, वापी गुजरात के पास में, जिसकी राजधानी दमन है। वहीं पास में दादरा एवं नगर हवेली है जिसकी राजधानी सिलवासा थी, लेकिन उसको अब
दादरा एवं नगर हवेली को और दमन और दीव को आपस में जोड़ दिया गया है, विलय कर दिया गया है, तो अब वो एक हो गए हैं। फिर तमिलनाडु के पास बंगाल की खाड़ी में या तमिलनाडु के पास में, उसमें हिंद महासागर के भी कुछ क्षेत्र में, वहां पे पांडिचेरी है जिसकी राजधानी पांडिचेरी है। फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में ये कहा जाता है कि ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही विस्तार है, लेकिन चट्टानों के नीचे दब जाने के कारण बंगाल की खाड़ी में उसमें पानी भर गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में वहां पर वो फिर से उभर आया था। तो इसलिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही विस्तार है। तो बेहतर तरीके से इस वीडियो को समझने के लिए इसको 2 से 3 बार आप देख सकते हैं और मानचित्र पर भी देखने का आप प्रयास करें तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।